को हम जाके सुलझाने लगे। गाइडेंस का तात्पर्य यह नहीं है कि जो व्यक्ति समस्याग्रस्त है, मान लो कोई छात्र हमारे पास आता है और कहता है मुझे ये प्रॉब्लम होती है, हम उसे उसकी समस्या से लड़ने के योग्य बनाएंगे, अथवा हम उसकी इस तरीके से हेल्प करेंगे जिससे वो अपनी समस्या को खुद सॉल्व कर सके। वो इस तरीके से तैयार हो जाए ताकि वह अपनी समस्या को बेहतर तरीके से समझे और उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हो। हम विद्यार्थी को पराश्रित नहीं करेंगे, हम स्टूडेंट को ये नहीं करेंगे चलो आओ हम तुम्हारी समस्या सॉल्व करते हैं, हम तुम्हारे लिए ये हेल्प करते हैं, हम तुम्हें पैसे देते हैं, हम तुम्हारी विद्यालय में नाम लिखवाने के लिए जाते हैं, हम तुम्हें अच्छी चीज ये प्रोवाइड कराते हैं। ये गाइडेंस का कतई मतलब नहीं है। इसीलिए मीनिंग ऑफ गाइडेंस एज ऑल ऑफ नोज इज हेल्प और असिस्टेंस, इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। ये सारी की सारी चीजें अपन के लिए क्लियर हो चुकी है क्योंकि हमने इसके विषय में पहले चर्चा कर ली है। फिर भी जो अब नया हमारा जो कंसेप्ट है या जो हमें इसमें पढ़ना है उसको चालू करें उससे पहले थोड़ी सी हम डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये डेफिनेशन में गाइडेंस एंड काउंसलिंग को क्या कहा है और गाइडेंस और काउंसलिंग क्या नहीं है। इन दोनों चीजों पर आज हम आज से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो वो जो गाइडेंस है यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं उसकी क्षमताओं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस व्यापक विकास और भविष्य के लिए उसकी योजनाओं या महत्वाकांक्षाओं के बारे में विस्तृत जानकारी से परिचित कराने में मदद करना चाहता है। मतलब हम यदि किसी बालक को या किसी व्यक्ति को या किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति को गाइडेंस दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को स्वयं माने हम माने ये बिल्कुल हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत मदद नहीं करते हैं। और यदि कोई कदाचित हमारा पर्सनल मैटर होता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। पर मान लो यदि एक क्लास में 40 विद्यार्थी हैं और 40 के 40 विद्यार्थियों को अपनी अपनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए यदि हम किसी तरीके से उनकी मदद करते हैं, असिस्टेंस करते हैं, तो वो एक व्यक्ति जो काउंसलर है वो कितनों की मदद करेगा, किस किस व्यक्ति को ट्रीट करेगा, कैसे कैसे वो ट्रीट करेगा। किसी को धन की समस्या है, पैसे की समस्या है, किसी को ज्ञान की समस्या है, किसी को सामाजिक समस्या है, किसी को स्टेटस प्रॉब्लम है, किसी के पास कपड़ों की प्रॉब्लम है, किस किस समस्या पर वो विचार करेगा और किस किस समस्या में वो इन्वॉल्व होगा। इसीलिए गाइडेंस का सीधा सा मकसद है कि आप समस्याग्रस्त व्यक्ति को उसकी समस्या से लड़ने के योग्य तैयार करें, उसे उसकी क्षमताओं का ज्ञान कराएं जिसके आधार से वो स्वयं अपनी क्षमताओं से परिचित हो और अपनी समस्या को सॉल्व करे। जैसे एक आपको पहले बताया था मैंने कि क्रांति मूवी आई थी, उसमें नाना पाटेकर कहता है उस लड़के को, वो दारू पी के उसकी शराब पी के अपनी माँ को उसकी अपनी पत्नी को मार रहा होता है। बच्चा चाहता है बचाना कि मेरी माँ को ये ना मारे, पिता। तो वो कहता है कि प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। तो नाना पाटेकर कहता है तुमने कभी लट्टू फोड़ा है? आप लोगों को ध्यान होगा, उसमें पूछता है आपने कभी बल्ब फोड़ा है? तो बच्चा कहता है हाँ फोड़ा है। बोले कैसे फोड़ते हो? तो बोले हाथ में पत्थर लेकर सीधा मारते हैं, बल्ब फूट जाता है। जो स्ट्रीट लाइट के बल्ब लगे हुए थे ना वो फूट जाते हैं। तो बोलता है जब लट्टू फोड़ सकते तो इसका सिर क्यों नहीं फोड़ सकते। ये देखिए, ये गाइडेंस का एक तरीका है कि आपको समस्या यदि आई है तो आप स्वयं उस समस्या का निदान पाते हैं या आप उस समस्या को दूर करने के लिए तैयार होते हैं, तो वो उसकी समस्या दूर होती है। साथ में आप ऐसी समस्या यदि कभी भविष्य में आती है, आज तो उसका पिता उसकी माँ को मार रहा है, कल और कोई व्यक्ति उसकी माँ को मार रहा है, तो बच्चा आज से अलर्ट हो जाता है, आज से सक्षम हो जाता है कि मैं कैसे अपनी समस्या को सॉल्व करूंगा, मैं कैसे अपनी माँ को इन लोगों से बचाऊंगा। जब एक का सिर फोड़ सकता है तो 10 का सिर भी फोड़ सकता है वही बच्चा, क्योंकि वो अपनी समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए हम उसे, जो भी समस्याग्रस्त व्यक्ति है, उसे उसकी समस्याओं को पहचानने के लिए उसकी क्षमताओं का ज्ञान कराते हैं। बेटा तुझ में ये क्षमता है, तू इस तरीके से इसको विकसित कर सकता है, इस तरीके से इस काम को करेगा तो तू
सक्सेस हो सकता है। बस यही गाइडेंस या मार्गदर्शन का सबसे पहला पहलू है। और ये जो गाइडेंस है ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार व्यापक विकास, जिन जिन छात्रों को गाइडेंस दिया जाता है या जो जो छात्र गाइडेंस लेते हैं या जिनको गाइडेंस मिलने की संभावना अधिक होती है, वे अपने जीवन के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक सफल होते हैं जिन्हें गाइडेंस नहीं मिलता है। क्योंकि सबसे पहला काम उनका ये होता है कि उन्हें कहाँ जाना है वो उनका डिसाइड होता है। या तो वो खुद से, अपने पेरेंट्स से, अथवा जिसने जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है वो यदि उनकी काउंसलिंग करता है तो वो उसको टारगेट फिक्स करा देता है कि आपको कहाँ जाना है और आपका अचीवमेंट या आपका टारगेट क्या है जिसे आपको हिट करना है। वो उसका टारगेट तैयार हो जाता है। अब उस टारगेट के लिए वो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ, अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ उतरता है तो उसके क्या सक्सेस होने के चांस अधिक हो जाते हैं अपेक्षाकृत उनके कि जिन्हें अभी तक अपना टारगेट ही डिसाइड नहीं हुआ है, अथवा टारगेट टारगेट डिसाइड तो हुआ है पर उस पर उनकी जो आस्था या श्रद्धा है वो ढुलमुल है। हाँ कर लेंगे, अभी नहीं करना है। उन्होंने अपने जीवन जीने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, जो भी उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन क्रिएट की हैं, उन एक्सपेक्टेशन के बारे में भी उन्हें विस्तृत जानकारी मिल जाती है। विस्तृत जानकारी से तात्पर्य है कि जो हम करने वाले हैं उस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। मतलब मैं ये काम करने जा रहा हूं तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं यदि ये काम कर रहा हूं तो मुझे किस किस व्यक्ति से या किस किस विषय से इसमें हेल्प मिलेगी। ये सारी की सारी जो जानकारी होती है ये एज ए गाइड आपको प्रोवाइड कर देता है या एज ए गाइडेंस में उसे ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और इसको ही हम अच्छा गाइडेंस मानते हैं या इसको ही हम अच्छा निर्देशन स्वीकार करते हैं। सेकंड परिभाषा है जॉन्स की जिसमें लिखा है मार्गदर्शन, बुद्धिमत्ता, विकल्प और समायोजन करने में व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता है। इन्होंने बिल्कुल सबसे सटीक परिभाषा को परिभाषित किया हुआ है और इन्होंने जो सबसे अच्छी बात की है वो की है समायोजन की। क्योंकि ऐसा पढ़ने में आया है कि जिस काल में जॉन्स जिया करते थे उस काल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी एडजस्टमेंट की। क्योंकि व्यक्ति अपने जिस समुदाय में रह रहा था अथवा जहां वो जॉब कर रहा था उस परिस्थिति में उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं था और जिसके कारण से व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति या तो एमलेस हो रहे थे या फिर वो सुसाइड कर रहे थे या फिर डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपना जीवन जीना चाह रहा है उसे उसकी क्षमताओं के अनुरूप जीवन नहीं जी पाता है अथवा वो अंडर प्रेशर यदि वर्क करता है तो वहां से व्यक्ति का समायोजन खत्म हो जाता है। और जो एडजस्टमेंट खत्म होता है, मेल एडजस्टमेंट व्यक्ति होता है तो वहीं से ही वो निराशा की ओर चलने लगता है, वहां से ही उसके जीवन का जो मार्ग है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इन्होंने जो जॉन्स ने लिखा है कि सबसे अच्छा व्यक्ति किस तरीके से एक दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकता है, तो उन्होंने लिखा है कि वह सबसे अच्छा यदि वह समायोजन करा देता है, एडजस्टमेंट करा देता है। अब एडजस्टमेंट कैसे करना है ये समस्या के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी समस्या क्या है, आप किस तरीके से उस समस्या को लेते हैं। क्योंकि देखो दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समस्या से ओत-प्रोत ना हो, है ना? एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास समस्याएं ना हो। मतलब जब मैं रिसर्च में पढ़ता हूँ तो रिसर्च में लिखते हैं कि ये पी मीन्स पर्सन, ये व्यक्ति है और इसके जो चारों ओर का एटमॉस्फेयर है वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर प्रॉब्लम से भरा हुआ है। सही है ना पंकज जी? ये सारी, अब एक व्यक्ति ऐसा ढूंढो जिसे समस्या ना हो, एक जी व्यक्ति सर। ऐसा ढूंढ एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ के बताओ जिसे कोई समस्या नहीं हो। सर मुझे कोई समस्या नहीं, मैं तो मस्त हूँ, जी रहा हूँ, देखो और प्रॉपर हमारा जॉब चल रहा है, प्रॉपर हम सोसाइटी में बैठे हैं, प्रॉपर हमारा इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रहा है, सारी की सारी चीजें हमारी प्रॉपर हो रही हैं। एक व्यक्ति ही ना,
मिलेगा आपको एक व्यक्ति नो ऐसा सर, हो, नॉट पॉसिबल, है हो ना? ही नहीं यदि सकता सर। आपसे पूछूंगी, आप तो समायोजित है ना, अच्छी जॉब है, और लोग देखते होंगे देखो तो ये गजब का जॉब करती हैं, रोज अपने हिसाब से मैनेज करती हैं, सब कुछ इनका होता जा रहा है ना? ऐसा लगता है ना? जी, जी सर। लोगों को, लोग जरूर हमें देखकर ये सारी बातें कहते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, या ये सुखी हैं, या इन्हें कोई समस्या नहीं है, लोग देख रहे हैं तो कह सकते हैं। और वास्तव में जब हमसे पूछा जाता है तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल सुखी हैं, जब ये व्यक्ति के सराउंडिंग्स ही प्रॉब्लम्स है, माने एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समस्या से ग्रस्त नहीं है। तो जब सभी व्यक्ति समस्या से ग्रस्त हैं तो सुसाइड क्यों करते, सुसाइड क्यों नहीं कर रहे? सब लोगों को मर जाना चाहिए, सब लोगों को अपनी समस्या का निजात ढूंढ लेना चाहिए कि मैं इस तरीके से अपनी समस्या को समाधान इस तरीके से ढूंढ लूंगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, जब हमारे पास साधन होते हैं, तो हम उस समस्या को गेट ओवर कर लेते हैं। और यदि हमारे पास साधन नहीं है तो हम फिर समस्याग्रस्त, पूरा समस्याग्रस्त बैठे हैं, या तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या हाइपर टेंस्ड हो जाते हैं। तो सबसे जो गाइडेंस काम करेगा इसमें, वो गाइडेंस ये काम करता है कि आपको रिसोर्सेस दिखाएगा, आपकी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को प्लस रिसोर्सेस कर देगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखो हम सब मानते हैं प्रॉब्लम तो है, यदि हमें भूख लगी है तो खाना हमारे पास होना, और यदि नहीं है तो ये हमारी प्रॉब्लम है। मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ और मुझे भूख लगी हुई है, तो ये मेरे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब इसका समाधान क्या है कि मैं किसी से पूछूं, भैया मुझे भूख लगी है, मैं इसे कैसे दूर कर सकता हूँ? वो कहते हैं सामने जाइए, होटल है, वहां से 2 समोसे खाइए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही उसने बताया और हम होटल पे जाते हैं, समोसे खाते हैं, हमारी भूख लगभग दूर हो जाती है। जैसे ही हमें रिसोर्स मिलते हैं, समस्या को हम गेट ओवर कर लेते हैं, भले वो तात्कालिक हो। ऐसे ही जीवन के हम अनेक क्षेत्रों में जब निवास करते हैं और अनेक क्षेत्रों में अपनी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ समस्याएं तो इतनी सहज होती हैं कि वो समस्याएं भी होती हैं और रोज हम उन्हें सॉल्व भी करते हैं और सॉल्व होती जाती हैं। पर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो सॉल्व नहीं हुआ करती हैं, उन समस्याओं के लिए हम दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होते हैं, या हमसे जो अधिक ज्ञानी होते हैं या हमसे जो अधिक एक्सपर्ट होते हैं, हम उन एक्सपर्ट के पास जाते हैं और पूछते हैं इसे किस तरीके से हम समाधान कर सकते हैं, वो हमें बताते हैं। क्योंकि जैसे अभी ना आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, सभी लोग ना पेट्रोल के रेट बढ़ने के कारण से हर तरह से लोगों को एब्यूज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं सरकार को कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पर इसके बावजूद भी कोई फर्क पड़ रहा है? इसके बाद भी कुछ फर्क पड़ रहा है? यदि आज हमें भी गाड़ी चला रहे हैं ना, तो हमें भी वही 100 रुपए लीटर का पेट्रोल चाहिए है, और यदि नहीं आप डला रहे हैं ना, तो आपकी गाड़ी बंद हो गई है। आप क्या कर सकते हो? तो इसीलिए जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, वो समाधान करते हैं कि भाई जो चल रहा है आप उसके साथ हो जाइए, या फिर आप में ताकत हो तो आप पेट्रोल के रेट कम कर दीजिए। यही 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो है ना दीपिका? यही 2 ऑप्शन है ना हमारे पास, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास? या तो आप नहीं जाके सर, सीधा का सीधा पेट्रोल का रेट कम कर दीजिए, पहला ऑप्शन ये है। या दूसरा जी। ऑप्शन ये है कि चुपचाप जाइए और उसको पे करिए, जितना वो ले रहा है वो उसको दे दीजिए। तो पहला ऑप्शन की अपेक्षा दूसरा ऑप्शन ज्यादा सटीक बैठता है, और हम जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उस फ्रस्ट्रेट को दूर करके उसी चीज जो हमारे पास है, जो पर्याप्त साधन है, उन पर्याप्त साधन में अपनी बुद्धिमत्ता के विकल्प ढूंढें। समझ में आ रही ना बात? जो हमारी बुद्धिमत्ता है ना, जो हमारी इंटेलिजेंसी है, वो इंटेलिजेंसी के पॉइंट्स इस चीज को ढूंढें कि किस तरीके से हम प्रस्तुत परिस्थिति में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं हम, यदि हमने इतना करना सीख लिया या हमने इतना करना अपने बच्चों को सिखा दिया, तो समझिए कि जो गाइडेंस है ये हम प्रॉपर क्षेत्र में है, या हम इसको तरीके से दे सकते हैं, या इसका जो फॉर्मेट है ये इसी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि डंस-मूल और मिलर की जो परिभाषा है उसके बारे में देखते हैं। इन्होंने लिखा है, मार्गदर्शन व्यक्तियों को समझदारी
और शैक्षिक रूप से उपयोग करने में मदद करने का एक साधन है। मैंने आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, जब हमने गाइडेंस पढ़ा हुआ था तो गाइडेंस के जो प्रकार थे, उन प्रकारों में शैक्षिक गाइडेंस भी आता है, इंडिविजुअल गाइडेंस आता है, सोशल गाइडेंस आता है ना, इकोनॉमिकल गाइडेंस आता है। ऐसे इसके 5 प्रकार होते हैं। तो उन 5 प्रकारों में से ही इन्होंने शैक्षिक गाइडेंस को टारगेट करके ये डेफिनेशन दी हुई है। जो एजुकेशनल गाइडेंस होता है, उस गाइडेंस को इन्होंने टारगेट किया और उसके आधार से इनकी ये डेफिनेशन है। और ये लिखते हैं कि मार्गदर्शन व्यक्तियों को समझदारी और शैक्षिक रूप से उपयोग करने में मदद करने का एक साधन है। कि जैसे आपको एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, आपको उन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके लिए तैयार करता है, जिसमें व्यक्ति व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत अवसर जो उनके पास हैं या विकसित हो सकते हैं। देखिए, इन्होंने दोनों चीजों पर जोर दिया है कि आप जिस फील्ड में रह रहे हैं, उस फील्ड के आपके व्यावसायिक साधन, आपका जो वोकेशनल ग्रोथ है, या जो आपके व्यवसाय के रूप में आप जिनको विकसित कर रहे हैं, या जिस व्यवसाय में आप हैं, मान लो एक व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसका पढ़ना ही एक व्यवसाय है। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो वो उसका जॉब ही एक व्यवसाय है। और कोई व्यक्ति किराने की दुकान खोलकर बैठा है तो उसका वही एक व्यवसाय है। तो उसकी व्यवसायिक एवं व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में, एक तो व्यवसाय से रिलेटेड और दूसरा उसके व्यक्तिगत अवसर जो उसके लिए ओकेजन है, उन व्यक्तिगत अवसर जो उसके पास हैं या वह विकसित कर सकता है। मान लो बहुत अच्छा मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ सकता हूँ, तो केवल इसी क्लास के लिए ही मेरी बुद्धिमत्ता नहीं होनी चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, मुझे 10th कर रहा हूँ या मैं 12th कर रहा हूँ, तो केवल इसी फील्ड में मैं आर्ट साइंस या कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो केवल मुझे 12th पास ही करना है, 12th टॉप ही करना है। इसके साथ ही वो और क्या क्या योग्यताएं विकसित कर सकता है, जिससे वो अपने भविष्य को सुखद बना सके, जिसके आधार से वो अपने जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो उसका पीक है, उस पीक को अचीव कर सके। इसके लिए उसको सहायता करना, साथ ही एक व्यवस्थित सहायता के रूप में, जिससे छात्रों को स्कूल और जीवन के लिए संतोषजनक समायोजन प्राप्त करने में सहायता मिलती हो। ये चीजें हमें सिखाना, क्योंकि देखो जब हमारी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, हम एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, जब हम स्टूडेंट्स पे एक्सपेक्टेशन अपनी थोप देते हैं, तो फिर वहां से निराशा जन्म लेने लगती है। क्योंकि जब भी हमने देखा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमेशा ये पूर्ण नहीं होती या पूर्ण नहीं की जा सकती हैं। तो जिस तरीके से हम अपनी, जैसे हम स्वयं के लिए कोई एक्सपेक्टेशन तैयार करते हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन में हम मॉडिफाई करना चालू कर देते हैं। ठीक है, हमने एक्सपेक्टेशन रखा था कि हम 90% लेकर आए, और यदि 85% आता है तो ठीक है, 85 से काम चलाते हैं, नेक्स्ट ईयर हम 95 लेकर आएंगे, इसका टारगेट तैयार करते हैं। तो ये जो आपकी आज के लिए एक्सपेक्टेशन थी ना, उस एक्सपेक्टेशन में आपने मॉडिफाई किया। लेकिन एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, हम अपने बच्चे को कहते हैं नहीं, तुझे तो टॉप करना है। और यदि वो बच्चा टॉप करने के लिए तैयार नहीं हो पाता है या टॉप नहीं कर पाता है, तो उसे लगता है फिर तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे तो ना खत्म कर लेना चाहिए अपना जीवन। यही कारण है कि जब सीबीएसई और एमपी बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, तो अधिकांश छात्र ऐसी हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो एक्सपेक्टेशन का बोझ है, वो एक्सपेक्टेशन उन्हें थोपी गई है, या फिर उसने ही दूसरे लोगों को देखकर अपनी शक्ति, अपनी योग्यता, अपनी लर्निंग कैपेसिटी, अपनी इंटेलिजेंसी, इन सब चीजों पर विचार किए बिना अपने आप को भी एक नए मॉड्यूल में रख लिया है। तो वो व्यक्ति भी ऐसी कंडीशन में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो मेल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाता है। तो उसे उस परिस्थिति में एडजस्टमेंट करने के लिए जो तैयार कर दे, तो समझना वो गाइडेंस है ना। और इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम ये देखते हैं कि इसकी वास्तव में विशेषताएं क्या हैं। तो ये देखिए कि मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया इसलिए कहा गया है, प्रोसेस इसलिए कहा गया है, क्योंकि ये हमेशा चलती रहती है।
इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। मतलब यदि हमने विचार किया या हमने इसको सोचा है कि गाइडेंस क्या है, तो ये हमेशा चलेगी। आज माने अनादि काल से, जब से लोग थे, आपको पता होगा ना कि राजा का राज्य होता था तो अच्छा सुंदर राज्य व्यवस्था चलाने के लिए मंत्री नियुक्त किए जाते थे, मंत्रियों के साथ सलाहकार होते थे। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में यदि राजा कोई निर्णय नहीं ले पाता है तो उसे उसके जो अमात्य होते थे, मंत्री होते थे, वो उसे सजेस्ट कर सकें, मतलब मार्गदर्शन कर सकें, मतलब गाइडेंस दे सकें। आप एक भी राजा, चाहे महाभारत काल हो, चाहे रामायण काल हो, या श्री कृष्ण की राज्यसभा हो, या दुर्योधन का सभा चलती हो, सब जगह देखिए उनको सलाह देने वाले लोग आपको उनके इर्द गिर्द मिलेंगे। मतलब ये प्रोसेस वहां से चल रही है और आज तक चल रही है। 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी, उस 1986 की शिक्षा नीति में उन्होंने इस बात को विशेष बल दिया था कि विद्यालयों में कम से कम एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो छात्रों का मार्गदर्शन कर सके, है ना। पर परिस्थितियों को देखो, भारत में अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं, अधिकांश मैंने 80% विद्यालय ऐसे हैं जहां कोई भी काउंसलर नहीं है। मतलब छात्र स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, छात्र स्वयं अपने निर्णय लेता है, उसे किसी एक्सपर्ट की सलाह नहीं मिल पाती है। ये भारतीय शिक्षा का क्या कहें, जो कुछ कहना है वो कह सकते हैं ना। तो ये जो मार्गदर्शन की प्रोसेस है वहां से लेकर आज तक चली आ रही है। जैसे जैसे हमारी समस्याएं बदलती जाती हैं, वैसे वैसे हमारे जो गाइडेंस है वो भी बदलता जाता है। पहले हमारी जो समस्या होती थी, या तो व्यापार करना होती या अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होती थी, तो पूरा जो टीचर होता था या जो गाइड करने वाला होता, वो इसी तरीके से गाइड करता था। काल परिवर्तित हुआ, मुगलों ने भारत पे शासन किया, टाइम चेंज, तो वहां आप कैसे सुंदरता, स्थापत्य कला और मूर्ति कला में परफेक्ट हो सकते हो, इसके लिए गाइडेंस दिया जाने लगा। अंग्रेजों का काल आया तो किस तरीके से हम उस अंग्रेजी पद्धति में, अंग्रेजी शिक्षण पद्धति में या कार्य प्रणाली में फिट हो सकते हैं, उसके लिए शिक्षा दी जाने लगी। उसको तरीके से हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया। और आज जब हम टेक्नोलॉजी के युग में बैठे हुए हैं, तो जो गाइड है या जो निर्देशन दिया जा रहा है, वो इस तरह की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। मतलब गाइडेंस का नमूना चेंज हुआ है, पर ये प्रोसेस आज भी एक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा जो समस्याओं के समाधान अपने अनुभवों से जानता है, वो अनुभवहीन व्यक्तियों की समस्या को सॉल्व करने के लिए आज भी दिया जा रहा है। इसलिए ये प्रोसेस के रूप में इसे स्वीकार किया है। सेकंड नंबर का हमारा पॉइंट है कि जो मार्गदर्शन है ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कंटिन्यूस, ये कंटिन्यू चलती रहती है। हमेशा आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी अवस्था में आप गाइडेंस का यूज करते रहते हैं। तो सोचते साहब ये 80 साल का व्यक्ति हो गया है, इसे भी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती होगी, है ना। यदि कोई व्यक्ति 80 साल का जी है तो उसे भी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती होगी। यस सर, एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं काम आता ही है, बट गाइडेंस और एक डिस्कशन जरूरी होता है। आई जैसे थिंक मान लो सो। एक 80 साल का व्यक्ति है तो उसे क्या गाइडेंस है, अरे बीमार हो गया तो डॉक्टर से गाइडेंस ही तो लेता एग्जैक्टली सर। है ना। यदि व्यक्ति जी बीमार हो जी जाता है तो गाइडेंस किससे, बिल्कुल। किसी न किसी से तो लेता ही है ना। तो ये जन्म से लेकर, आप देखो छोटा सा बच्चा होता है ना, 2 साल का, हमारे घर में कोई बच्चा हो, वो मिट्टी खा रहा जी होता है तो हम उसे गाइड करते हैं, मिट्टी नहीं खाना, पेट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन इसके दिखाई देंगे, ये बोलते ना। तो ये बिल्कुल सर। दिखता है। तो वहां से लेकर आप जब मरणासन स्थिति में पहुंच जाते हैं, मतलब आप लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं, तब तक आप गाइडेंस, मैंने बोलते साहब मेरा मुंह सूख रहा है, तो आप क्या गाइड करोगे दीपिका? मुंह सूख रहा होगा तो क्या गाइड करोगे? बोले सर पानी पी लीजिए, मुंह सूख पानी रहा है पी तो, लीजिए। है ना। तो बुजुर्ग भी कहते हैं ना, मुझे बोलते नहीं बना, बोले थोड़ा थोड़ा इनको पानी पिलाइए, एक एक घूट करके, एक एक सिप करके, नहीं नहीं ठंडा नहीं, इनको गर्म पानी पिलाइए।
इसका मतलब वहां भी गाइडेंस का काम करता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यू प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह समस्या और पसंद से संबंधित है। अच्छा, आप गाइडेंस किससे लेते हो हिना? लेते हो कभी गाइडेंस? बिल्कुल सर, फैमिली से, अपने कलीग से, अच्छा, जो सभी भी लोगों से, एक्सपीरियंस। फैमिली के जितने सदस्य हैं सबसे गाइडेंस लेते हैं हम? नहीं सर, सीनियर्स से, जो भी घर क्यों लेते के हो? सीनियर बड़े हैं। सीनियर सीनियर में भी 4-5 लोग होते हैं कई बार तो हमारे घर में, तो सभी से लेते हैं? नहीं, हम उनसे लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हमने वैल्यूएशन किया हुआ है कि ये मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ये अच्छे से समस्या को समझ सकते हैं, उनसे ही लेते हैं ना हम तो। होता है ना? तो ये व्यवस्था है। तो इसमें जो हम देखते हैं ना, जो समस्या को और पसंद के आधार पर गाइडेंस लिया जाता है, मतलब जिसको आप चाहते हो ना, जिससे आप चाहते हो गाइडेंस लेना, आप उससे ही गाइडेंस लेते हो, सबसे गाइडेंस नहीं लेते हो। और यदि मान लो सब गाइडेंस देते हैं तो मानते आप उसकी ही बात हो जिसे आप लाइक करते हो, है ना? और यस जिसे सर। आप लाइक नहीं करते, हम उसकी बात ही नहीं सुनते। ठीक है, बोलते रहो, देखा जाएगा। बोल लो, तुम अपना काम कर लो, हम देख लेते हैं बाद में। ठीक है, तो ये है कि हम जिसको लाइक करते हैं हम उसके पास ही अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं या खोजते हैं। ठीक है, यह विकास की प्रक्रिया में व्यक्तियों की सहायता है। हमने अभी देखा था कि जब हम गाइडेंस की विशेषता की चर्चा करते हैं तो व्यक्तियों को हम किस तरीके से सहायता कर सकते हैं उसके लिए हम तैयार करते हैं। यह एक सामान्यीकृत एवं विशेषीकृत सेवा है। मतलब ये किस तरीके की सेवा है कि आप जनरल रूप से भी आप गाइडेंस दे सकते हो लोगों को। जैसे अभी पूरी सरकार आपको सामान्य रूप से गाइड कर रही है कि सब कोविड का काल चल रहा है, सबको हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है, कम से कम 20 सेकंड तक मास्क लगा के रखना है ना? तो ये जनरल है, सबको आप दे सकते हो। लेकिन जिसे कोरोना हो गया हो उसके लिए हम स्पेशल सर्व करते हैं, स्पेशल हम उसको ट्रीट करते हैं, उसको स्पेशल तरीके से आपको ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना। ये विशेषीकृत है। मतलब किसी व्यक्ति विशेष को किसी व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में उसे जो हम सजेस्ट करते हैं उसे हम विशेषीकृत अथवा स्पेशल या स्पेसिफाइड गाइडेंस कहते हैं। ठीक है, और यह सभी के लिए एक सेवा है ना? ये सभी के लिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम देखते हैं कि इस तरीके से जब हम समस्याग्रस्त होते हैं तो वहां पर हमें इन गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा मार्गदर्शन क्या नहीं है, मतलब गाइडेंस क्या नहीं है। तो हमें लगता है कि यदि हम समस्याग्रस्त हुए तो फिर अब तो हमें किसी न किसी व्यक्ति के पास जाना ही पड़ेगा। तो यू हैव टू गो, इट इज नॉट अ गाइडेंस। आपको जाना पड़ा, ये समस्या, ये मजबूरी नहीं है। मतलब व्यक्ति अपनी चॉइस से गाइडेंस लेता है। मुझे साइंस पढ़ना पढ़ा और मैंने साइंस पढ़ा, दोनों में जितना फर्क है उतना ही फर्क गाइडेंस में है। गाइडेंस सहजता से होता है, गाइडेंस सहजता से लिया जाता है ना? गाइडेंस सहज होकर लिया जाता है। गाइडेंस हम जिससे लेते हैं उस पे हमारा फुली फेथ होता है। यदि हमारा फेथ नहीं